हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31 मई 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21 जून 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट्स जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। Please share your feedback and please subscribe to our channel Simple Classes। 2019 विश्व युवा कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली अरिंजिता डे किस राज्य से है? अभी हाल ही में 2019 में यूथ वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर में सिल्वर मेडल जीतने वाली अरिंजिता डे, जो मात्र एक 10 साल की बच्ची है, वो किस राज्य से है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इस सामने आपकी तस्वीर है अरिंजिता डे की। इनकी उम्र सिर्फ 10 साल है। अंडर 12 कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया था इस प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता को आयोजित किया था वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने, जो जुड़ी हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। करीब 35 कंट्रियों ने दुनिया भर से इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये हुआ कहाँ था, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हुआ था क्रोएशिया में। क्रोएशिया कहाँ है? यूरोप के अंदर एक कंट्री है, सदर्न यूरोप की तरफ पड़ता है ये। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। तो अब इस क्वेश्चन से संबंधित हमने सारी जानकारी कवर कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संसद पार्लियामेंट के अधिनियम द्वारा स्थापित परिषद एक नोडल एजेंसी। एनईसी established by an act of parliament is the nodal agency for the economic and social development of north eastern region। दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास मंत्री जो हैं वो एनईसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पदेन अध्यक्ष हैं। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तीसरा स्टेटमेंट है प्रारंभ में, शुरुआत में सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा नहीं था और बाद में 2002 साल के अंदर में ये परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में शामिल किया गया है। Initially, Sikkim was not the part of North Eastern Council and was added to the council in the year 2002। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट्स आप एक बार और ध्यान से पढ़ लें। इसका जो सही ऑप्शन वो मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों में से दो स्टेट, पहला स्टेटमेंट जो सही है वो है हमारा फर्स्ट स्टेट, यानी कि एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सांसद के अधिनियम द्वारा स्थापित परिषद जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो एक नोडल एजेंसी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पदेन अध्यक्ष हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। 2018 के अंदर में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होम मिनिस्टर को बनाया गया था। लास्ट ऑप्शन प्रारंभ में सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा नहीं था, 2002 के अंदर में उसको इंक्लूड कर लिया गया, इसके अंदर में शामिल कर लिया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2002 के अंदर में सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा बना। अब एक और इंपॉर्टेंट डिटेल इस क्वेश्चन में हमें बतानी है जो हमें पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिस एक्ट से बनाया गया था, स्थापित किया गया था, उस एक्ट का नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। ये ईयर आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। एक बार इसका फटाफट मैप देख लेते हैं ताकि हमें स्टेट्स का लोकेशन याद रहे। आपके सामने ये पूरा रीजन जो है इसको हम कलेक्टिव तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलते हैं। सिक्किम को छोड़ के ये जो बाकी स्टेट्स हैं इनको पॉपुलरली 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इनमें से सबसे बड़ा शहर जो है वो है आपका गुवाहाटी। इन सातों स्टेट्स के अलावा जो राज्य है आपका है सिक्किम। तो इन 8 को मिला के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनता है और इन 7 स्टेट्स को, सिक्किम को छोड़ के हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी रिसेंटली हमने देखा असम के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा था एनआरसी को लेके। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके अंदर में पिछले साल से एक एक्टिविटी शुरू की गई है। इस रजिस्टर के अंदर में जितने भी आसाम के सिटीजन्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। तो हुआ यूँ कि कुछ 3-4 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से करीब 50 लाख लोगों का नाम उसमें नहीं था। तो जाहिर सी बात है इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है और उनकी ज्योग्राफी तो एकदम हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। 3 प्रकार के सरकारी बजट कौन से हैं? अब बजट का मौसम चल रहा है, बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ध्यान में रखें। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने ही बजट दिया है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट प्रपोज करता है पार्लियामेंट के अंदर में। आपके ऑप्शन है संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऊपर के सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। सरकारी बजट 3 तरीके के होते हैं। पहला है संतुलित बजट, अधिशेष बजट और तीसरा घाटे का बजट। अब इसको समझ लेते हैं फर्क क्या है इन तीनों में। लेफ्ट तरफ जो है बाईं ओर आपका लिखा है सरकारी व्यय, ये हमारे खर्चे हैं, और दाईं तरफ आपकी आमदनी है, ये हमारी कमाई है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए हमारी कमाई से तो जो बजट होगा उसको क्या कहें? घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। करेक्ट है। दूसरा सिचुएशन है जिसमें ये दोनों चीजें बराबर हो, मतलब जो हमारे खर्चे हैं सरकारी व्यय सरकारी आय के बराबर है, खर्चे कमाई के बराबर हो, उसको हम बोलेंगे संतुलित बजट, यानी कि बैलेंस्ड बजट। और लास्ट ऑप्शन है जब हमारे खर्चे और हमारी कमाई के बीच हमारी कमाई ज्यादा हो, रेवेन्यू ज्यादा हो और हमारे खर्चे कम है, तो हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे भी। तो बचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सरप्लस बजट। ऐसा कि होता नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगले साल का जो भी बजट हमने देखा है उसके अंदर में अगले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है? वो है 3.3% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट हमेशा जीडीपी के टर्म्स में बताया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान है, प्रोजेक्शन है, वो है 3.3% ऑफ जीडीपी। तो ये डिटेल्स आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। इसको टिप्स पे रखो, बार बार रिवाइज करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जो एक किताब रिलीज की गई है जिसका नाम है विवेक दीपनी, उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू। अभी रिसेंटली हाल ही में ये इन्होंने किताब रिलीज की है विवेक दीपनी। भारत की बुद्धिमत्ता पर आधारित है ये किताब और 10 इंडियन लैंग्वेजेस में ये किताब अवेलेबल की जाएगी। इसको प्रकाशित किया है वेदांत भारती ने। अब वेंकैया नायडू के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। वेंकैया नायडू अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं। जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस राज्य पे अभी हाल ही में जुर्माना लगाया गया है? कितने का? 100 करोड़ रुपए का। और किस लिए? अवैध कोयला खनन के लिए। पहला ऑप्शन है बिहार, मेघालय, झारखंड या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है इसका मेघालय। मेघालय पर हाल ही में ये 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है अवैध कोयले की खनन के लिए। अब मेघालय का फटाफट पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कौन कौन सी 8 स्टेट्स हैं, मेघालय उनमें से एक है। ये मेघालय का डिटेल मैप है। इसके अंदर में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो मेघालय की कैपिटल है वो शिलोंग है, आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। काफी खूबसूरत जगह है। इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बुलाया जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। इनफैक्ट इनके जो पिताजी थे वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।